अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 का फिज़िक्स का प्रैक्टिकल नंबर 7 परफॉर्म करेंगे। और इस प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, बेसिकली हमें क्या करना है इस प्रैक्टिकल में, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट। और क्या है इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट? टू स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें स्टडी करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, ना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा भी एक्सप्लेन भी कर देंगे थ्योरी के अंदर। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ? स्टडी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब। तो बात यह कि हमें ग्लास स्लैब गिवन होगा और हम उस ग्लास स्लैब जो कि गिलास से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का मतलब यही है कि बेसिकली हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब मकसद क्या है इस प्रैक्टिकल को करने का। एक मरतबा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। सबसे पहले हमें एक ग्लास स्लैब गिवन होगा, एक स्लैब होगा जो कि गिलास से बना हुआ होगा, गिलास के मटेरियल का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम करना है। एक ड्राइंग बोर्ड अवेलेबल होगा, उसके ऊपर एक ड्राइंग पेपर या ड्राइंग शीट को हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ थंब पेन्स। और बाकी जो प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ कॉमन पेन, जो आम पेन्स होती हैं जिसकी मदद से हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। वो सब जो है वो इस सेपरेटर्स में अवेलेबल है। ठीक है, फिर थ्योरी पर आते हैं। क्या क्या है इस प्रैक्टिकल के अंदर जो कि हमें मालूम होना चाहिए परफॉर्म करने से पहले। सबसे पहली बात, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना है। जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी बाउंड्री पर टकराती है दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स की, जैसे मिसाल के तौर पे लाइट वाटर से एयर में दाखिल होती है या एयर से गिलास में दाखिल होती है, यानी कि जब भी रे ऑफ लाइट एंटर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो याद रखिए कि वो रे ऑफ लाइट अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज करती है, यानी कि जो पाथ होता है उसका, जो रास्ता होता है रे ऑफ लाइट का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस चेंज होने को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो अलग अलग मीडियम है, ये एयर का मीडियम है और लेट से ये वाटर का मीडियम है। ठीक है, नीचे पानी है ऊपर हवा है। तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आती है, ठीक है, अब यहाँ से आकर वो अपने इस रास्ते को कंटिन्यू करती, लेकिन होता क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में दाखिल होती है तो वो बेंड हो जाती है, इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। और अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो वो जो नॉर्मल होता है, अगर नॉर्मल बनाया जाए तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। लेकिन बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि लाइट का अपने रास्ते को चेंज कर देना। या दूसरी डेफिनेशन को देखा जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है जब भी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है। तो रिफ्रैक्शन हो गया रे ऑफ लाइट का बेंड हो जाना, या जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका चेंज हो जाना, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। पहली बात यह है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो सब के सब एक प्लेन पे लाई करते हैं। क्या मतलब? देखो, ये वाली जो रे है ना, इसे कहते हैं, जो आके टकरा रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। एंगल नापने के लिए जो हम बनाते हैं इसे कहते हैं नॉर्मली, ये कोई रे नहीं होती, इसे हम खुद बनाते हैं। और जो रिफ्रैक्शन के बाद होती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों की तीनों जो है ना वो एक सरफेस पर लाई करती हैं और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट होता है। तो कहने का मकसद ये कि एक ही सरफेस पर लाई करती हैं, अलग अलग नहीं होती, एक ही एक्सिस होता है। दूसरी बात, जो रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक का जो एंगल होता है उसको एंगल आई से शो करते हैं और ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है नॉर्मल से इस तक का, ये एंगल आर से शो होता है। और एंगल आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ये कहता है कि जो रेशो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। यानी कि अगर हम लोग एंगल आई का साइन मालूम करें
और उसको डिवाइड करा दें एंगल आर के साइन से, ठीक है, साइन जो हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं साइन को साइन, तो एंगल आई का साइन और डिवाइड किया जाए एंगल आर के साइन से, तो हमेशा आंसर कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, जिसका सिंबल ये होता है ईटा। तो हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर इसको स्टडी करना है, तो हमें ये देखना है कि हमेशा हमेशा चाहे किसी भी एंगल के साथ रे दाखिल हो ग्लास स्लैब के अंदर, कभी भी अगर हम उनका रेशो निकालते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो सेम आता है। और याद रखिए बात हो रही है गिलास की, तो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। आपका आंसर जितना क्लोज होगा ना 1.5 से उतना बेहतरीन है। कोशिश तो ये करनी है कि जो तीनों के तीनों आंसर से 1.5 आ जाएं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आंसर 1.4 से 1.6 के बीच में आ जाए। इस दौरान आ जाएगा तो सही आ जाएगा, और अदरवाइज़ कोशिश करनी है कि 1.5 आ जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ईटा होता है, इसको ईटा पढ़ते हैं, और दूसरा ये भी सिंबल होता है जो कि म्यू होता है ना, इसको म्यू पढ़ा जाता है। दोनों ही सिंबल होते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि कैसे परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ड्राइंग शीट को विद द हेल्प ऑफ थंब पिन जो है हम अरेंज कर लेते हैं इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। इस वजह से लगा देते हैं ताकि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान खुदा ना खास्ता शीट जो है वो हिले तो हमें पता लग जाए, मतलब या हिले ही ना, ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने ग्लास स्लैब को इस्तेमाल करना है, और ग्लास स्लैब से कम एक ड्राइंग पेज के ऊपर आपने जो है वो 2 रीडिंग तो लेनी ही लेनी है। तो इस तरीके से रखना कि एक यहाँ पर रख के रीडिंग ले लो, एक इधर रख के रीडिंग ले लो। मैं जो रीडिंग ले रहा हूँ सेंटर में रख के वो इस वजह से ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल सके, वीडियो के अंदर क्लियर नज़र आ जाए। और दूसरी बात ये है कि आपने इसको पेंसिल से ड्रॉ करना है, लेकिन मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, और वही वजह है कि अगर मैं पेंसिल यूज़ करूँगा ना तो आपको क्लियर नज़र आएगा नहीं, तो पॉइंटर से जो है ना थोड़ा सा क्लियर नज़र आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंट जो है वो करने में आसानी हो जाएगी। तो याद रखना आप लोग पॉइंटर से नहीं बनाओगे, मैं पॉइंटर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लास स्लैब को रखा, थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़नी है लाजमी ना, और ग्लास स्लैब की आप आउटलाइन बना लें, ठीक है। आउटलाइन बनाने से ये हो जाता है कि अगर प्रैक्टिकल के दौरान ग्लास स्लैब फॉर एग्जांपल मूव कर जाए या मूव करवाना पड़े तो हम उसको जगह पे वापस रख सकें, ठीक है ना। ये आउटलाइन आ गई हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट काम कीजिएगा, एक टिप दे रहा हूँ कि ऊपर हमें जो है ना कुछ पिन्स को लगाना है, फिर यहाँ से हमें उसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या करो कि तकरीबन इसका मिड देख लो, और स्केल को ना ज़्यादा सीधा रखो ना ज़्यादा ऐसा करो, बल्कि तकरीबन ऐसे इस एंगल के ऊपर जो है ना तकरीबन 45 समथिंग के ऊपर आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो। ये स्ट्रेट लाइन जब हम बनाएंगे ना तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर पिन लगाने में आसानी होगी। ये बेसिकली इंसिडेंट रे होगी, और फिर हम जो है ना इंसिडेंट रे को देखेंगे कि वो किस तरीके से आगे की तरफ जो है वो अपनी जगह को चेंज कर रही है। तो ये आ गई हमारे पास इंसिडेंट रे। अब 2 कॉमन पिन जो है ना उसको आप एग्जैक्ट इस लाइन के ऊपर लगा दो। ये लगा दी एक कॉमन पिन, और ये आ गई दूसरी कॉमन पिन, बिल्कुल ही इसी लाइन के ऊपर लगानी, ठीक है। और फिर क्या करो, फिर इस ग्लास स्लैब को इसकी जगह पे वापस रख दो, इस तरीके से आ जाएगा। अब यकीनन क्या हो रहा होगा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगी और एयर से ग्लास में दाखिल होगी, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होगी, तो यकीनन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, सीधा जाने के बजाय टूवर्ड्स दी नॉर्मल जो है वो बेंड हो जाएगी। तो बात सारी ये है कि हमें टूवर्ड्स दी नॉर्मल जो है ना इसको बेंड करवा के देखना है कि फिर वो कहाँ पर नज़र आएगी। पहले यहाँ से आएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, फिर जब यहाँ से बाहर निकलेगी जिसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अब देखना किस तरीके से है, पिंस को कहाँ पर लगाना है ये बात समझ लो, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना तो ये पिन इधर नज़र आ रही है, ठीक है ना। एक्चुअली पिन इधर लगी हुई है और ये वाली पिन एक्चुअली इधर लगी हुई है, लेकिन जब मैं इसको ग्लास स्लैब के अंदर से देख रहा हूँ ना तो ग्लास स्लैब में आप देखोगे कि बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। ये एक पिन जो है वो आपको इधर नज़र आ रही है, एक पिन इधर नज़र आ रही है। अब आपने ऑब्जर्वेशन कैसे लेनी है कि आपने अपने आप को लेफ़्ट और राइट मूव करवाना है, और इस तरीके से मूव कराना है कि और पिन को वहाँ लगाना है जहाँ पर इन दोनों पिन्स के जो इमेज हैं वो आपको बिल्कुल जो है वो एक ही लाइन के अंदर नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अभी राइट साइड पे जाता हूँ तो मैं देखूँगा इन पिन के इमेजेस मुझे एक ही लाइन में नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों इमेज एक ही लाइन के अंदर मुझे नज़र आने लगे,
ठीक है, ये देख लो कि अब जो है सिर्फ ये एक ही लाइन नज़र आ रही है। हालांकि ये दो अलग अलग पिन्स हैं लेकिन उनका इमेज मुझे एक साथ नज़र आ रहा है। पिन दोनों अलग अलग नज़र आ रही हैं लेकिन इमेज जो है उनका एक ही साथ में नज़र आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये इन दोनों पिन्स का इमेज है। जबकि अगर मैं दोबारा लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ तो अलग हो जाता है, राइट साइड पे जाता हूँ तो और अलग हो जाएगा। लेकिन पिन वहाँ लगानी है जहाँ पर ये दोनों इमेज बिल्कुल एक साथ नज़र आए। जितना क्लियर इनका एक साथ इमेज बनेगा ना, उतना ज़्यादा क्लियरली हमारा आंसर आएगा, यानी कि उतना करेक्ट हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे, पिन लगाएंगे और बिल्कुल ऐसे लगाएंगे कि इस पिन के पीछे उन दोनों पिन्स का इमेज छुप जाए। इधर लगाऊंगा तो नज़र आ रहा है अलग है, इधर लगा रहा हूँ तो अलग है, लेकिन मुझे लगाना है बिल्कुल इन पिन्स के इमेज पे, कि जैसे ही मैं लगाऊँ दोनों के बॉटम जो है ना, जो दोनों का बिल्कुल बेस है वो एक साथ कोइंसाइड करो। आप देख सकते हो कि इस तरफ से अलग नज़र आ रही हैं दोनों तीनों पिन्स, इस तरफ से नज़र आ रही हैं। और अभी फ़िलहाल ये पिन जो है, ये जो मैंने अभी पिन लगाई है, इस पिन के पीछे उन दोनों पिन्स का इमेज छुप रहा है। ठीक है, अब एक और काम करना है, आपने एक और पिन लगानी है इसी सीध में, और इस तरीके से लगानी है कि जो पिन आप लगाओगे उस पिन का, यानी कि ये वाली जो पिन अब मैं लगा रहा हूँ उसके पीछे ये वाली पिन भी छुप जाए और वो दोनों इमेज भी छुप जाए, यानी कि सब एक लाइन में आ जाए। तो मैं यहाँ पर एक और पिन लगा देता हूँ इस तरीके से कि इस पिन के पीछे वाली पिन आ गई और उस पिन के पीछे दोनों जो पिन्स लगाई थी, जो ग्लास लैब के थ्रू मुझे इमेज नज़र आ रहा है, वो उसके पीछे छुप गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। अब ऊपर से जब आप देख रहे होगे तो आपको जो है वो नज़र आता रहेगा कि हाँ भाई सही है, इस तरीके से हमें इमेज नज़र आ रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आई और फिर बेंड होके यहाँ से कहीं से बाहर चली गई। अब काम ये करिए कि ग्लास लैब को हटाइए, ग्लास लैब का काम ख़त्म हो गया। अब ये जो पिन्स थी इनकी पोजीशन को आप मार्क कर लो, इनकी पोजीशंस को आपने मार्क कर लिया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, स्केल की मदद से इन दोनों पिन्स को, यानी कि जो दोनों पिन्स के निशान थे, इनको मिलाते हुए आप ले जाओ ग्लास लैब तक, जहाँ पर भी जाके टकरा रहे हैं ये एक ही लाइन में आ गए। इसका मतलब ये जो है वो इंसिडेंट रे थी और ये इमर्जेंट रे है जो बाहर आ रही है। अब रह गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो कि रिफ्रैक्ट हुई है। उसके लिए ये जो एक पॉइंट आया है इधर से इंसिडेंट का और ये जो इमर्जेंट रे का आया है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने एक लाइन में लेकर आना है। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलाना है। तो ये आ गई हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है जी, अब इंसिडेंट रे आ गई, रिफ्रैक्टेड रे आ गई और ये आ गई इमर्जेंट रे। हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है या हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास। तो एन बराबर, ये जो ईटा है बराबर होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को स्टडी इसी तरीके से कर सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम करें और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। अब दोनों ही एंगल मेजर करने के लिए हमें एक नॉर्मल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल लाइन बनाएंगे। नॉर्मल जो है वो आप डी से भी बना सकते हो और प्रकार से ही बना सकते हो, दोनों से बना सकते हो। आप कंपास यूज़ करना चाहो कंपास यूज़ करो और प्रोटेक्टर यूज़ करना है तो प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको डी के ज़रिए समझाता हूँ कैसे नॉर्मल बनती है। तो आपने क्या करा, आपने ये जो डी का पॉइंट था इसको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और इन लाइन लेकर आ जाना है। जो ग्लास स्लैब थी और ये जो बेस लाइन होती है डी की, इसको एक लाइन में लेकर आए और यहाँ पर मैंने 90 डिग्री के ऊपर निशान लगा दिया। ठीक है, 90 डिग्री पे निशान आ गया। इसी तरीके से इसको आप इन्वर्टेड लेकर आओ और फिर दोबारा से लाइन में अरेंज करो। ठीक है, ये सब लाइन में अरेंज हो गए और जैसे ये लाइन में अरेंज हो जाए तो अब आप 90 डिग्री का निशान इधर भी लगाइए। ये सब पेंसिल से करना। ठीक है, और फाइनली जो नॉर्मल लाइन है वो इन दोनों पॉइंट्स को जो कि आपने लगाए हैं मिला के बन जाएगी। और नॉर्मल को ना ज़रा डॉटेड बनाना ताकि अलग से नज़र आ जाए कि नॉर्मल लाइन है। ये आ गई नॉर्मल लाइन। ठीक है, अब ये इंसिडेंस रे थी, ये नॉर्मल है, दोनों के दरमियान का एंगल कहलाता है एंगल आई। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान का जो एंगल होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना है, दोनों का साइन निकालना है, डिवाइड करना है। तो देख लेते हैं एंगल आई कितना आ रहा है। एंगल आई नापने के लिए नॉर्मल जो हमने बनाई है डी को आप रखिए नॉर्मल पे, नॉर्मल बनाते ही इसी वजह से ये आ गई। नॉर्मल पे हमने डी रख दी और फिर देखना है कि जो इंसिडेंट रे है वो कितना एंगल बना रही है।
यहाँ से आप देख सकते हो ये जा रही है यहाँ पर जाते जाते 30 और 31, ठीक है। 30 वाली लाइन है और 30 वाली लाइन से अगली आ रही है, तो ये 31 हो गया। इसका मतलब हमारा जो एंगल आई है वो हो गया 31 डिग्रीज। और इसी तरीके से डी को घुमाओ और नॉर्मल को ऐसे करके नॉर्मल पे रख दो, ये आ गई नॉर्मल पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अपनी जगह पर है। और फिर हमने देखना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कितने डिग्री पर आ रही है। तो रिफ्रैक्टेड रे आपको नज़र आ रही है एग्जैक्टली 20 डिग्रीज पर। ये आ गया एंगल आर आ गया 20 डिग्री। तो 31 डिग्रीज है एंगल आई और एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 20 डिग्रीज आ रहा है। नाउ हमें मालूम करना है साइन ऑफ 31 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन ऑफ 20 डिग्रीज। ठीक है भाई, इसके लिए कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेटर में आपको पता है साइन भी होता है, ये आ गया साइन वाला बटन। अब सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करनी है वैल्यू ऑफ साइन 31। ठीक है, साइन 31 की वैल्यू निकालेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। साइन 31 बराबर आ गया है 0.51, ये आ गया 0.515। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस ले लो। और उसके बाद हमें मालूम करना है साइन 20। साइन 20 निकालेंगे, ये आ गया 0.342। नाउ इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। 0.515 डिवाइडेड बाय 0.342, ये आ गया हमारे पास 1.50। और ये किस चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया है, ये आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ गिलास। ये जो गिलास स्लैब है, मटेरियल क्या होता है इसका मटेरियल गिलास होता है, तो यकीनन आंसर करेक्ट है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 होगा। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, आपने तो 3 फिगर्स बनानी है, तो जब 3 फिगर्स बनाओगे तो तीनों का एवरेज लिया जाएगा और वो तीनों का जो एवरेज है वो 1.5 आना चाहिए। जैसे ये फिगर बनाई है बाकी दोनों भी ऐसे ही बनेंगी, थोड़ी सी डिफरेंट जगह पर, और पिंस तकरीबन इसी एंगल के ऊपर लगाओगे तो इंशाल्लाह आंसर सही आएगा। तो एंगल आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 31 डिग्रीज और जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है 20 डिग्रीज। तो इसी टेबल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें एंगल आई लिख दिया मैंने, एंगल आर लिख दिया, फिर साइन ऑफ एंगल आई भी लिखना है। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो बुक दी जाएगी पेपर में, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मालूम करता हूँ साइन 31। तो साइन 31 अगर मालूम किया जाए तो ये बराबर आता है 0.51 के। ठीक है, फिर साइन 20 मालूम कर लेते हैं। तो साइन 20 बराबर आ जाएगा 0.342 समथिंग आ रहा है, तो 342 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, यानी 0.51 को डिवाइड करना है 0.34 से। तो 0.51 डिवाइडेड बाय 0.34 बराबर आता है 1.5 के। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली 1.5 होता है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आप जो है वो 2 मरतबा और रिपीट करोगे, 2 और फिगर्स बनाओगे और नोट करोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, जो वैल्यूज़ जो है वो आप पेपर में लिख सकते हो या आपकी वैल्यूज़ इस किस्म की आ सकती हैं। तो एक रीडिंग आ सकती है 40 और उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 25, और इसी तरीके से लेट से एक एंगल हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस लिहाज से हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वो तकरीबन 22 डिग्रीज आएगा। तो इनकी भी कैलकुलेशन जो है वो कर लेते हैं ताकि हमें एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 40 पहले निकालेंगे। साइन 40 बराबर आ जाएगा 0.64 और 642 आ रहा है टोटल ना, चलो 3 डिजिट्स लिख देता हूँ। फिर आ जाएगा साइन 25, तो साइन 25 होता है 0.422, दोनों को डिवाइड करा देते हैं। 0.642 डिवाइड बाय 0.422, 0.642 डिवाइड बाय 0.422, ये बराबर आता है 1.5। ठीक है, 52 आ रहा है लेकिन 1.5 आ गया। इसी तरीके से साइन 35 लिया जाए, साइन 35 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा 0.573, और इसी तरीके से साइन 22, साइन 22 बराबर आ जाएगा 0.374। ओके, तो आखिरी आंसर 0.573 डिवाइड बाय 0.374, 0.573 डिवाइड बाय 0.374, ये भी बराबर आएगा 1.5 के। ठीक है जी, अब तीनों ऑब्जर्वेशन हो जाएं। अब आप क्या करेंगे, आपको मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। अच्छा, हमारा आंसर तो तीनों का ही 1.5 आ रहा है, 1.5 1.5,
1.5 टू 1.53 जितना भी आ जाए उनको आप ऐड करें और डिवाइड करा दें 3 से, तो ये आ गया 4.5। तो 4.5 को डिवाइड कराएंगे अगर 3 से, 4.5 डिवाइड बाई 3, ये आंसर आ जाएगा 1.5। इसका मतलब जो ग्लास स्लैब हमें दिया हुआ था उसका मटेरियल गिलास था, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर आ गया 1.5 के। तो बेसिकली यही हमारा रिजल्ट कहलाएगा, इसी को हम रिजल्ट में देंगे। फिगर्स आप बना चुके हो, रिजल्ट में आ जाएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज़ फाउंड टू बी, जो आपका आंसर आ जाए। और ध्यान रखना आपका आंसर 1.4 से 1.6 के दरमियान में आना चाहिए, और 1.5 आ जाए तो वो तो बहरहाल बेस्ट है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।